ज्योतिबा फुले पाठ के इस दूसरे अंश में हम बात करेंगे जब ज्योतिबा फुले विवाह के लिए नए मंत्रों का निर्माण करते हैं। वह मंत्र ऐसे जिसमें जो आसानी से वर वधु को समझ भी आ जाए, और दूसरा साथ ही साथ इसमें स्त्रियों की स्वतंत्रता की बात की जाती है। जब सारे धर्माचार्यों ने मना कर दिया कि भाई आप दलितों के साथ जुड़े हैं, इसलिए हम जो है आपको ब्राह्मण समाज से बहिष्कृत करते हैं। उस समय वर वधु का जब विवाह होता था, उस समय जो श्लोकों का वाचन किया जाता था, ज्योतिबा फुले ने नए मंगलाचरण श्लोक का निर्माण किया। वो श्लोक ऐसे थे जिसमें स्त्री की स्वतंत्रता की बात थी। ऐसा नहीं था कि स्त्री पूरी तरह से, क्योंकि अगर विवाह की बात की जाए तो हर जगह जो पुरुष है वही स्त्री पर हावी है। उसी उसी के अनुसार स्त्री को चलना चाहिए। अगर वह उसके अनुसार आचरण नहीं करती तो वह वो विवाह संपन्न नहीं माना जाता। हर जगह इस तरह से उसे अधीन कर दिया जाता है पुरुष के। ज्योतिबा फुले ने उन मंत्रों का निर्माण किया जिसमें वधु वर से कहती है, स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को है ही नहीं। इस बात की आज शपथ लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे और उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। यह आकांक्षा सिर्फ वधु की ही नहीं, गुलामी से मुक्ति चाहने वाली हर स्त्री की थी। स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा फुले ने हर संभव प्रयत्न किए। आप सभी ने बच्चों पढ़ा होगा, कक्षा 10वीं में महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध था, स्त्री शिक्षा के कुतर्कों का खंडन। उसमें कुतर्क करने वाले जो अपने आप को तथाकथित विद्वान बुद्धिजीवी कहते हैं, वो क्या कहते हैं, स्त्री को पढ़ाना नहीं चाहिए। अगर स्त्रियां पढ़ जाएंगी तो सब शकुंतला की तरह व्यवहार करेंगी। शकुंतला राजा दुष्यंत से उसने अपशब्द कहे थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और जो समर्थन में आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, वो क्या कहते हैं, जो हमारी वो कहते हैं अगर पढ़ाने से अपराध बढ़ते हैं या अनीति बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा अपराध और अनीति तो पुरुष ही करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तो वही है। और इस तरीके से कहते हुए वो सब चीज़ों की बातों का खंडन करते हैं। यहाँ ज्योतिबा फुले भी उन्हीं जो मान्यताएं हैं, जो जड़ रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, उनको दमित करना चाहिए, उनका दमन अपने अधिकार में रखना चाहिए, इन सभी चीज़ों का ज्योतिबा फुले निम्न जाति के साथ साथ स्त्रियों के लिए भी बहुत पुरजोर समर्थन करते हैं और कहते हैं कि उन्हें भी आज़ादी का और सारे अधिकार मिलने चाहिए। 1888 में जब ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए। जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है तब वह संघर्ष नहीं कर सकता, इसलिए आप सब साधारण जन ही रहने दें, मुझे अपने बीच से अलग ना करें। महात्मा ज्योतिबा फुले की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे जो कहते थे उसे अपने आचरण और व्यवहार में उतार कर दिखाते थे। इस दिशा में अग्रसर उनका पहला कदम था अपनी पत्नी सावित्री बाई को शिक्षित करना। देखिए कितनी बड़ी बात कही। हर कोई अपने आप को महात्मा, धर्म गुरु या बड़ी जब उसको उपाधि मिलती है तो वो बहुत खुशी खुशी उसे स्वीकार करता है। उसे लगता है कि इससे बेहतर और क्या होगा। और जैसे ही उन उपाधियों में वह विभूषित होता है, उसके अंदर एक अहंकार आ जाता है। उसे लगता है उसकी, कह सकते हैं, गति प्रगति वहीं रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। उसे लगता है और क्या चाहिए। और लेकिन यहाँ ज्योतिबा फुले क्या कहते हैं, मुझे महात्मा मत बनाएं, मुझे सामान्य मनुष्य बने रहने दे। जब मैं सामान्य मनुष्य बना रहूँगा तभी मैं हर समय प्रगति करूँगा, अपने आप को देखता रहूँगा और आपके बीच आप लोगों से जुड़ा रहूँगा। अगर मुझे महात्मा बना दिया तो मैं शायद इन सब चीज़ों से परे हो जाऊँगा। उन्होंने सबसे, देखिए, जो व्यक्ति फिलोसफिकल वे में या दार्शनिक तौर पर बहुत कुछ कहता है, लेकिन उसके व्यक्तिगत तौर पर उसे देखा जाए तो वो उन सब चीज़ों से छूता होता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले, उनके अपने घर में ही स्त्रियों का दमन किया जाता है, या उन्हें, या हम कहते हैं ना, आपने कबीर को पढ़ा पहले तो क्या बोलते हैं, जो धर्म के गुरु होते हैं धर्म का बहुत बखान करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा छलावा या सबसे ज़्यादा झूठ वो खुद ही बोलते हैं।
इसीलिए यहाँ क्या बोलते हैं ज्योतिबा फुले, वो जो कहते थे उसे अपने व्यक्तिगत आचरण में भी उतारते थे। उन्होंने जब स्त्री शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को बढ़ाया, उनको पढ़ाया, सावित्री बाई फुले को, उन्हें शिक्षित किया। ज्योतिबा ने उन्हें मराठी भाषा का ही नहीं अंग्रेजी लिखना पढ़ना और बोलना भी सिखाया। सावित्री बाई की भी बचपन से शिक्षा में रुचि थी। उनका ग्राह्य शक्ति तेज थी, मतलब तुरंत हर चीज़ को समझ लेती थी। उनके बचपन की एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। 6-7 साल की उम्र में वह हाट बाजार अकेली ही चली जाती थी। एक बार सावित्री शिकहल गांव के हाट में गई। वहां कुछ खरीद कर खाते खाते उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ मिशनरी स्त्रियां और पुरुष गा रहे हैं। एक लाट साहब ने उसे खाते हुए और रुक कर गाना सुनते हुए देखा और कहा, इस तरह रास्ते में खाते खाते घूमना अच्छी बात नहीं है। सुनते ही सावित्री ने हाथ का खाना फेंक दिया। लाट साहब ने कहा, बड़ी अच्छी लड़की हो तुम, यह पुस्तक ले जाओ। तुम्हें पढ़ना ना आए तो भी इसके चित्र तुम्हें अच्छे लगेंगे। घर आकर सावित्री ने वह पुस्तक अपने पिता को दिखाई। आग बबूला होकर पिता ने उसे कूड़े में फेंक दिया। देखिए, स्त्रियों को पढ़ाना कितना बुरा माना जाता था कि पिता ने उसे कूड़े में फेंक दिया और आग बबूला हो गई कि किताब और लड़की के हाथ में, ये कैसे? ईसाइयों ने ऐसी चीजें देकर तू भ्रष्ट हो जाएगी और सारे कुल को भ्रष्ट कर देगी, तेरी शादी कर देनी चाहिए। सावित्री ने वह पुस्तक उठाकर एक कोने में छिपा दी। सन 1840 में ज्योतिबा फुले से विवाह होने पर वह अपने सामान के साथ उस किताब को सहेज कर ससुराल ले आई और शिक्षित होने के बाद उन्होंने उस पुस्तक को पढ़ा। 14 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवार पेट निवासी भिंडे के बाड़े में पहली कन्याशाला की स्थापना हुई। देखिए कहाँ पर कब हुई थी ये बताया गया। भिंडे के बाड़े में कन्याशाला मतलब गर्ल्स स्कूल का शिलान्यास रखा गया 1848 को पुणे। पूरे भारत में लड़कियों की शिक्षा की यह पहली पाठशाला थी। भारत में 3,000 सालों के इतिहास में इस तरह का काम नहीं हुआ था। शूद्र और शूद्रात्र शूद्र लड़कियों के लिए एक के बाद एक पाठशालाएं खोलने में ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई को लगातार व्यवधानों, अड़चनों और लांछनों, बहिष्कार का सामना करना पड़ा। कोई भी कहते हैं ना, लीक से हटकर, परिपाटी से हटकर जब कोई व्यक्ति चलता है तो उसकी राह आसान नहीं होती। बहुत से लोग होते हैं जो उन्हें परेशान करने के लिए या उन्हें प्रताड़ित करने के लिए खड़े रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से को दरकिनार करते हुए दोनों दंपति एक साथ मिलकर इस काम में जुटे रहे। आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।